तो बच्चों पॉलिनोमियल के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली में होती क्या है, तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। यानी कि पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि यहाँ पे टर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ। यार मैं आपको ये टर्म्स क्या होती है पहले वो भी थोड़ा सा समझा दूँ कि टर्म्स बेटे यहाँ पे आपके पास तीन तरह से आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले जो टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। आपके पास कोई भी वेरिएबल आ सकता है, तो वेरिएबल कौन से हो सकते हैं, जैसे एक्स, वाई, टी, पी, क्यू, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है इसलिए इनको वेरिएबल कहा जाता है। इसको भी आप एज अ टर्म कंसीडर कर सकते हो। दूसरा होता है बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसी होती है, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, या वो रैशनल भी हो सकता है, जैसे 2 नंबर है, -3 है, 7/11 है, -3/-7 है। इस तरह से कोई भी नंबर यहाँ पे आपके पास हो सकता है। और तीसरा जो होता है बच्चों वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी कि जैसे मैंने लिख दिया 2 और x, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आप एज अ टर्म कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। अब पॉलिनोमियल जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं, जैसे p ऑफ x इसको इंडिकेट किया जाता है, या फिर p ऑफ y, p ऑफ s, p ऑफ t या p ऑफ z, जो भी वेरिएबल होगा उसकी फॉर्म में आप p ऑफ x या y जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, एग्जाम्पल कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 7। यहाँ पे वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी, दोनों को मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ ऐड, दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो कि x और -4 को यहाँ पे लिखा गया है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। इसी तरह यहाँ पे 3 टर्म्स में हो सकती है, ये 1 टर्म है, ये 2 है और ये 3 है। तो 3 टर्म्स की, 4 टर्म्स की यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है। जैसे यहाँ पे p ऑफ y की फॉर्म में लिखी हुई है ये वाली। ओके, तो यहाँ 2 टर्म्स भी हो सकती हैं और 3 टर्म्स भी हो सकती हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिनोमियल के कुछ जनरल फॉर्मेशंस के बारे में। सबसे पहले आपके पास आती है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है यानी कि एक लाइन की पॉलिनोमियल है जिसमें आपकी डिग्री जो होती है, डिग्री में आपको बता दूं कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम यहाँ पे डिग्री कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की पावर जो होगी वो 1 होगी। इसमें इसका मतलब है कि आपके पास अगर किसी भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 आ जाती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। कैसी आपको दिखाई देगी, ax प्लस b, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह इसकी जो एग्जाम्पल है बच्चों वो आप देख सकते हो, ये लिखी हो सकती है 2x - 7 या फिर x - 4/3, y की फॉर्म में आप देख सकते हो y - 3। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है। ओके, इसी तरह आप नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। क्वाड्रेटिक में क्या होता है बच्चों, जो डिग्री होती है वो आपकी 2 होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते, इसकी जो जनरल फॉर्मेशन है वो इस तरह से आप लिख सकते हो, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी लीनियर में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो आपके पास चाहे bx प्लस c यहाँ पे गिवन भी ना हो तब भी आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है वेरिएबल की। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पावर है यहाँ पे मैक्सिमम 2 है। इसी तरह और p ऑफ y की फॉर्म में आप देख सकते हैं इस तरह से लिखी हुई मिल सकती है और ये इस तरह से लिखी हुई मिल सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो आपके पास पहले मिले, ये इस तरह से भी लिखी हो सकती है 2x प्लस 3x² - 7। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपके पास आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास क्या होती है, जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3 होती है, राइट। तो 3 हाईएस्ट पावर होगी। इस तरह से आप इसकी जनरल फॉर्मेशन लिख सकते हो, ax³ + by³ + cx + d = p ऑफ x। ओके, और a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये जो बाकी की बची हुई इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि किन कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। पहले आपके पास जो इस पूरे चैप्टर में जो इक्वेशन रहने वाली है बच्चों वो रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको कुछ कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए। ये देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है एक जनरल फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो आप देख रहे हो कि x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, a है, तो x² का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा बच्चों, a बन जाएगा। इसी तरह x का कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही आपका कोफिशिएंट होगा, यानी कि b। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। इसी तरह कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म
बोल सकते हैं, या x की पावर 0 भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के बारे में बात की गई है, जो होगा प्लस का c। अब जो भी साइन इनके बीच में होगा वही साइन आप यहाँ पे इनके साथ यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिसको हम सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लैरिटी रहे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चिपका हुआ बैठा है बस उसी को आप समझ लीजिए कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। इसी तरह जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या होगा बच्चों, +7 हो जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट क्या होगा, यानी कि कांस्टेंट क्या होगा, सिंपल सी वैल्यू है -8 आ जाएगा। ओके, इसी तरह नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपसे पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ देखो कुछ भी मल्टीपल में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स नहीं है, इसका मतलब है अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0x - 8, तो ये इक्वेशन भी बिल्कुल सेम इसी तरह बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे x तो है लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। और लास्ट में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, -8 है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे पे अभी, तो ये आपके पास देखिए -7x² का कोफिशिएंट हो जाएगा, इसी तरह +8 यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा, और -9 यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, 6, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, 6, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 ऐड की जा सकती है, तो 0 यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है दैट इज़ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर ग्राफ y = f of x इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी कि मैंने यहाँ पे आपके लिए ग्राफ बनाया हुआ है जिसकी डिग्री जो होगी वो नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होगी। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक कर्व बनाई गई है, पहले इसी को समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे एक कर्व बनाई गई है और ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मतलब है यहाँ पे जितनी भी डिग्री होगी, मान लीजिए ये जो इक्वेशन है ये P of x = ax² + bx + c की है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी है बच्चों, 2 है। तो डिग्री 2 होने का मतलब है कि x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। x की वैल्यू जो होगी इस इक्वेशन में पुट करने पे 0 आंसर देगी। समझ गए। चलो एक बार और आपको अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से, जो देसी मेथड है उसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, देखो देसी मेथड क्या कहता है, बहुत ईजी है अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं। अ real number alpha is a zero of polynomial p of x if f p of alpha equals to 0। आई होप आपको ये भी मेरे ख्याल में समझ ना आया हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे अपना देसी मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, देसी मेथड क्या कहता है, देसी मेथड कहता है यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दी गई है, पहले इसको चेक करिए क्या ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सिंपल तरीके से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे x की वैल्यू मैं क्या डालूं जिससे मेरा आंसर 0 आ जाए। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूं जिससे मेरा आंसर जो है वो 0 आ जाए। बहुत बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 2 रखें, तो 2 का स्क्वायर करें -4 करें, तो 4 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे -2 पुट करके देख सकता हूँ एक बार, -2 और इंटू 4, देखो माइनस का स्क्वायर करें प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -4 करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पे मैंने एक बार +2 रखा और एक बार -2 रखा, तो मेरा आंसर क्या आया, 0 आया। तो यही जो 2 वैल्यू है बच्चों, यही क्या कहलाती हैं, 0 कहलाती हैं। जिसने इसको 0 बनाया वही x की वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अच्छा एक और चीज़ समझ लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे आपके। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी थी इसकी, 2 थी, तो x की वैल्यू भी आपको कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर नहीं समझ आती तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमने समझा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि जो वैल्यू x की पॉलिनोमियल को 0 बना दे वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। अच्छा, इसको ढूंढा कैसे जाता है, तो इसको ढूंढने के
कुछ तरीके हैं, जैसे आपके पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हम इसमें एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही यूज़ करेंगे, ये वाली और ये वाली। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए यूज़ करते हैं, समटाइम इसको भी यूज़ करना पड़ जाता है। ओके, तो देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसको समझते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसको समझने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान से इसको देखना है और समझना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपके पास, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो x² - 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी मैंने लिखी हुई है कि a² - b² जो 9th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया, इस 3 को आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 3 का स्क्वायर बना दिया। तो ये यहाँ पे इक्वेशन जो आइडेंटिटी है वो लगेगी a² - b²। तो एक बार उसको प्लस में लिखेंगे और एक बार उसको माइनस में लिखेंगे। और फिर जैसे ही ये वैल्यू आ जाती है, हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल्स टू 0 करना है। क्यों 0 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फाइंड ही क्या कर रहे हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो 0 पॉलिनोमियल के लिए हमने x + 3 = 0 कर दिया और इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो -3 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x - 3 = 0 है, तो इसको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, +3 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये मेथड हो गया बच्चों जिसमें हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया है। दूसरा मेथड बच्चों हम यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप ज़ीरोज़ नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये 4th चैप्टर में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल ईजी और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। और रूट वाले क्वेश्चंस के लिए अगर आप चाहते हो कि रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे रूट वाले क्वेश्चंस की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप स्टेप याद रखिएगा जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 1 को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। और साइन का भी ध्यान रखना है, देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 4 1 जा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ओके, इसको सर्कल डाल दीजिए और उसके बाद 2 लेग्स बना दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आपको ये जो 4 मिला है, इस 4 के सारे फैक्टर लिख लीजिए। इस 4 के सारे फैक्टर कौन कौन से होंगे बच्चों, एक तो फैक्टर होगा इसका 1 × 4 = 4 आ जाता है। दूसरा फैक्टर होगा 2 × 2, यही होता है, और कोई फैक्टर नहीं बन सकते। तो आपको देखिए कि कौन सा मैं पेयर उठाऊं, इन दोनों में से कौन सा पेयर उठाऊं जिससे मेरा आंसर जो है या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला यानी कि सेंटर वाला नंबर आ जाए। तो आप कहेंगे सर सेकंड वाला ही है, क्योंकि इनको ऐड करूंगा तो 5 आएगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो यही ऑप्शन मैं उठाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 राइट कर लेना है। ओके, कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जो इसका साइन है वो +4 है। ओके, तो इनके आगे भी दोनों के मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, तभी मैं ये क्या बना पाऊंगा, +4 बना पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² भी आपको लगाना है। तो आपको यहाँ पे मिल गया कि हमें मिडिल टर्म को, यानी कि जो बीच वाली वैल्यू थी, इसको क्या करना था, स्प्लिट करना था, वो हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये वाली वैल्यू मिडिल टर्म की जगह पे पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ सेम रहेंगी, ठीक है। कैसे, देखो P(x) = 4x² + 2x + 2x + 1। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 पेयर में जो जो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। देखो यहाँ पे 2 और एक x कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैं 2 × 2 करके लिखूंगा तो ये 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक x और यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 2x + 1, ठीक है। और इसी तरह लास्ट 2 में आप देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे +1 कॉमन आएगा, क्योंकि इन दोनों के मल्टीपल में क्या है बच्चा, 1 है। तो 2x + 1, ये इतना आपको करना है। उसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखो इतने पार्ट में जो कॉमन आ रहा है उसको एक साइड में कर लेंगे, यानी कि 2x + 1 एक साइड में हमने कर लिया। देखो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो एक साइड में आ गया, और जो बाहर है ब्रैकेट के उसको अलग से एक साइड में कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने बच्चों, तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x + 1 को = 0 करेंगे, और इसकी वाली वैल्यू को भी 2x + 1 को भी 0 पुट कर लेंगे। तो ये 1 राइट साइड में जाएगा, 2x = -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। इसी तरह सेम वैल्यू इसकी भी आएगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, राइट।
इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1/2। देखो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, पॉलिनोमियल थी, तो हमारे पास यहाँ पे जीरोज भी 2 ही आएंगे और आने चाहिए, वो चाहे इक्वल हो चाहे ना हो। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके MCQs क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको आप बड़े ध्यान से डीपली समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, वो क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल, कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपके पास A B C D 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते। अगर आप ये जान लेते हैं कि किस चीज़ को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन किसको नहीं बोलते, अगर वो चीज़ पता चल जाए तो हम फटाक से ऑप्शंस को देख के ही टिक कर सकते हैं। देखो, जिस x की फॉर्मेशन इस तरह से ना दी हो, ठीक है, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको x की पावर नेगेटिव दिखाई देती है, x की पावर नेगेटिव दिखाई देती है, x की पावर -2 -5 कुछ भी दिखाई देती है, या फिर x को अगर आप कभी भी अंडर रूट में देख लेते हैं, चाहे x³ है, ठीक है, या x है, वो आपको वेरिएबल जो है वो आपका अंडर रूट के अंदर आ जाता है, या फिर आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, यानी कि नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि 7/x ऐसा कुछ दिखाई दे जाए, या -3/x² दिखाई दे जाए, तो आप समझ लीजिएगा क्लियरली कि वो पॉलिनोमियल आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में पहले ऑप्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पे x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x की स्क्वायर है, यहाँ पे रूट जो है वो 2 के ऊपर लगा हुआ है, x के ऊपर नहीं है, और बाकी सारी वैल्यूज सिंपल है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल होगी। यहाँ पे आप देखिए कि x³ दिया हुआ है, यहाँ पे x² दिया हुआ है, और लास्ट में यहाँ पे भी √5 है, x है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि x की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा इसको जनरल फॉर्मेशन की तरह समझना होगा कि ये जो चैप्टर है अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने एक जनरल फॉर्मेशन लिखी हुई है, ax² + bx + c, राइट। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, ऑब्वियसली जो x² के मल्टीपल में होगा वो a है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ b क्या होगा बच्चों, b है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, b। इसी तरह कांस्टेंट टर्म क्या होगी बच्चों, c होगी, राइट। अच्छा, अब हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएं या इसमें कोई आइडेंटिटी यूज़ करें, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करें, तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, अल्फ़ा और बीटा। अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। जो हमने अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू को आप अल्फ़ा मान सकते हो और कोई भी आप दूसरी वैल्यू को बच्चों बीटा मान सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो x की वैल्यू, यहाँ पे x की पावर 2 थी, तो यहाँ पे भी x की 2 वैल्यू आई हैं। एक को हम अल्फ़ा नाम लिख सकते हैं, एक को हम बीटा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, यूज़ करना है इसको अभी क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी हम समझ चुके हैं कि ABC क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। और अभी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाया या आइडेंटिटी लगाया, तो वहाँ से हमने समझा कि एक जो रूट्स या ज़ीरोज़ हमें मिलती हैं वही हमारे अल्फ़ा और बीटा होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों कि रिलेशनशिप। आपको अब क्या करना है बच्चों, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो ये रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, तो इसके 2 ही रिलेशन है, तीसरा नहीं है क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आता है सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है, ज़ीरो मैंने अभी बताया था एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है। अगर हम इनका सम करें तो ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हमने सम किया इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों, अभी आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। यहाँ पे आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, b होगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या होगा, a होगा। तो ये आपको एक रिलेशन इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। और अगर मैं इसकी इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने लिखूँ, इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी c है, तो c हमने ऊपर लिख दिया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a है, तो हमने नीचे लिख दिया। तो ये भी आपके पास इस तरह से एक रिलेशन आता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको वेरीफाई करना है, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। जब आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छे से आएगा। चलिए, मैं एक क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना है और एक क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया गया है इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ जाता है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर को वन शॉट वीडियो है, इसी में मैं आपको पूरा समझा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके ढेर सारे क्वेश्चंस, अलग अलग तरह की वैरायटी के, वो सारे आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स गिवन इन द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है आपके पास, तो इसको आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इसको आपको क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। बिल्कुल जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसे ही आप लिख लेंगे तो काम बन जाएगा। तो पॉलिनोमियल कंपेयर करेंगे हम जनरल फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो आप फटाक से ए लिख सकते हो कि ए क्या है। देखो ए क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसी तरह बी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी जो है वो एक्स के साथ मल्टीपल में यानी कि -7, और इसी तरह सी जो होगा बच्चों वो आपका +12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, जीरोज़ निकालने हैं। हमने कोफिशिएंट्स तो निकाल लिए, अब हमारी जीरो की बारी है। तो जीरो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन को फिर से यहाँ एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर -7x + 12। ध्यान से देखिएगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, ठीक है। अब 12 के सारे फैक्टर लिख लीजिए। देखो 12 के सारे फैक्टर कौन से होते हैं, 1 × 12 होता है, 2 × 6 होता है, 3 × 4 होता है, राइट। तो सिर्फ यही एक फैक्टर है लास्ट वाला जो पेयर है जिसको मैं उठाऊंगा, पिक करूंगा। क्यों, क्योंकि 3 और 4 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे को सेंटर वाली टर्म मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे एक 4 लिख लेता हूँ और एक को 3 लिख लेता हूँ। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 3 आगे लिखें या पीछे लिखें, ओके। अच्छा, मुझे यहाँ पे -7 चाहिए, तो -7 के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों को माइनस का यूज़ कर लूँगा और साथ में लगा दूंगा वेरिएबल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये अब पेयर बन चुका है, इसको उठा के मैं मिडिल टर्म की जगह पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है बच्चों। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म सेम आती है, -4x -3x + 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें से कॉमन लेना है। देखो यहाँ पे कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग क्या बचता है, x - 4, क्योंकि एक x तो बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक सिखाना चाहूँ तो देखिए ध्यान से, मुझे क्या करना है, ये जो पेयर है इसी को उठा के सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए उठा के, और आप देखिए कि ये जो यहाँ पे ये वाला जो x है इसके साथ क्या लगा हुआ है, सिर्फ 1 है, और यहाँ पे जो x के साथ जो लगा हुआ है इस वाले पेयर में, यहाँ पे क्या लगा हुआ, -3, बस इसी को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए ब्रैकेट के अंदर, और बाकी का सारा जो पार्ट है वो मैं डायरेक्टली नीचे लिख दूंगा, ये मेरा पेयर बन जाता है। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको अलग से, और विदाउट ब्रैकेट है जो बाहर है उसको अलग से लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको दोनों को = 0 करना है। सो x - 4 = 0, और दूसरा भी x - 3 = 0 करना है। तो 4 राइट में शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा x = 4, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई बच्चों, और इसी तरह x = 3 हो जाएगा, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब इसी को मैं क्या बोलूँगा बच्चों, यही एक अल्फ़ा बन चुका है और यही मेरा बीटा, एक बीटा बन चुका है। तो मैं इसको क्या बोल दूँगा बच्चों, ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा अल्फ़ा है, और इसको मैं क्या बोल दूँगा, ये मेरा बीटा है। आप किसी को भी अल्फ़ा और बीटा मान सकते हो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे बच्चों आपको a की वैल्यू भी पता है, आपको b की वैल्यू भी पता है, और आपको c की वैल्यू भी पता है, और फाइनली अल्फ़ा और बीटा भी आपको पता चल चुके हैं, राइट। तो जब अल्फ़ा और बीटा ABC आपको पता चल चुके हैं, अब हम इनके बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं, अभी मैंने आपको 2 रिलेशन बताए थे, कौन कौन से, एक तो सम ऑफ 0, ये देखिए एक सम ऑफ 0 और एक प्रोडक्ट ऑफ 0, इनको आपको वेरीफाई करना है इन वैल्यूज़ को पुट करके, ठीक है। देखो मैं इसको यहीं पर इधर ही साइड में करके दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। देखो सबसे पहला था रिलेशन सम, और तो सम में क्या करना है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो अल्फ़ा था 4 + 3, यहाँ से हमने यूज़ किया नीचे से, और =
b कितना है बच्चों, माइनस का 7, एक माइनस बच्चों यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है और एक माइनस b के साथ गिवन में है, राइट। और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1। तो आप इन दोनों को लेफ्ट में सम करेंगे तो 7 आएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये भी 7 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका पहला रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। दूसरा होता है बच्चों प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा करना है और उसकी वैल्यू थी C/A। ये आपको दूसरा रिलेशन है, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमें क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बच्चा, 4 × 3 और इसी तरह C की वैल्यू आप देख सकते हो, C की वैल्यू हमारे पास आई थी 12, राइट। तो 12/1 हो जाएगा, तो 12/1 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है और राइट साइड में मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। आई होप आपको बच्चों यहाँ पे क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन को किस तरह से करना है। बस ये आपका रिलेशन आपका आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है एक क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत आसान है, बस आपको ट्राई करना है और कमेंट में इसके जो ज़ीरोज़ हैं उसको आपको कमेंट करने हैं कि कौन कौन से ज़ीरोज़ आपने इसके निकाले। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको और कंटेंट चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए बच्चों, तो हम इस क्वेश्चंस को भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।